चलिए, अभी हम लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक के तत्व। और आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है फास्फोरस। क्या पढ़ना है? फास्फोरस पढ़ेंगे और फॉस्फीन के बारे में पढ़ेंगे। समझे कि नहीं है? तो फॉस्फीन का भी निर्माण फास्फोरस से होता है। तो हम लोग आज फास्फोरस के अपर रूप को ध्यान में रखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फास्फोरस के अपर रूप। क्योंकि आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि नाइट्रोजन भी है, उसमें फास्फोरस भी है। वर्ग 15 इस सब में है ना। तो वर्ग 15 में सारे चीजों का अध्ययन करना है। तो आज हम लोग फास्फोरस के अध्ययन करते हैं और फास्फोरस के अपर रूप के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? अपर रूप के बारे में। अपर रूप माने जिसके एक और माने और रूपों में पाया जाता हो, है ना। जैसे कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप है। उसी प्रकार से फास्फोरस के अपर रूप को हम लोग देखेंगे। अपर रूप को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स, है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ किसका? एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। इसका फास्फोरस, है ना। फास्फोरस को हम लोग माने अपर रूप पढ़ेंगे, है ना। अब देख लीजिए ध्यान से। तो अब सबसे पहले देखिए, फास्फोरस के आपको यहाँ पे पढ़ना है 3 तरह के फास्फोरस। कितना तरह के फास्फोरस पढ़ना है? 3 तरह के। सबसे पहले पढ़ना है श्वेत फास्फोरस, या उसी को हम लोग बोलते हैं सफेद फास्फोरस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लाल फास्फोरस, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग काला फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। समझ में आ गई बात ना। तो 3 तरह के इसके अपर रूप हैं। कौन कौन? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस मैंने काला फास्फोरस। तो सबसे पहले हम लोग श्वेत फास्फोरस को ध्यान से हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग देखिए इसको। या तो आप कह सकते हैं श्वेत फास्फोरस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सफेद फास्फोरस। ठीक है ना। चलिए अब इसका अध्ययन हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो देखिए, श्वेत या सफेद फास्फोरस जो होता है वो है क्या चीज? तो वो सबसे पहले पारभासी है। क्या है ये? पारभासी। अच्छा, पारभासी का मतलब, अब देखिए ध्यान से। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। अपारदर्शी कहेंगे जिसको आर पार देखा नहीं जा सकता है, उसको क्या बोल देंगे? अपारदर्शी। और पारभासी का मतलब ये हुआ कि आप एक कागज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कागज। कागज के आर पार देखिएगा तो दिखाई आपको नहीं देगा। देगा दिखाई? नहीं। लेकिन उसमें तेल लगा दीजिए, तो तेल लगा दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि 100% दिखाई देने लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम नहीं दिखाई देगा। यानी कि कुछ कुछ चीजें दिखाई देंगी और कुछ कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? पारभासी। उसी को क्या बोलते हैं? पारभासी। तो ये कैसा है श्वेत फास्फोरस? पारभासी है, सफेद है। सफेद रंग तो हो गया, सफेद है तो श्वेत ना बोल रहे हैं। अब मोम जैसा ठोस होता है। समझे ना? कैसा ठोस होता है? मोम जैसा। तो पारभासी है, सफेद है और मोम जैसा ठोस है। मोम जैसा ठोस है। क्लियर हो गए? ये बात आप लोगों ने जाना। दूसरी बात क्या जानिएगा? दूसरी बात इसके बारे में क्या जानिएगा? तो ये बहुत विषैला है। समझेंगे नहीं? ये कैसा है श्वेत फास्फोरस? तो विषैला है ये, याद रखिएगा। विषैला है। समझे कि नहीं? जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है। विषैला तो यह है, जल में
अघुलनशील भी है ये, जल में अघुलनशील भी है, लेकिन कोई ना कोई चीज में घुलेगा तो हाँ घुलेगा, परंतु कार्बन सल्फाइड को ले लीजिएगा, समझे कि नहीं, तो उसमें घुलनशील है, उसमें क्या है, ये घुलनशील है। समझ में आ गई बात है, उसमें क्या है, घुलनशील है। अब आगे बढ़िए, समझिए इसको, अब इसके बारे में समझिए। अंधेरा में अगर इसको रखिएगा तो चमकेगा, अंधेरा में क्या करेगा, चमकता है, अंधेरे में चमकता है। अच्छा एक वो चीज देखिए, घड़ी उड़ी में देखिएगा, सुई, जैसे घड़ी है ना, तो इसमें जो सुई आता है दीवार घड़ी में चाहे हैंड वॉच में, तो आप देखिएगा कि इसका घंटा वाला कांटा या मिनट वाला कांटा या सेकंड वाला कांटा आपको अंधेरवा में चमकते हुए नजर आएगा किसी किसी में। तो उसमें क्या मिला हुआ रहता है, मैंने क्या रहता है, ये श्वेत सफेद फास्फोरस ही लगाया हुआ रहता है, समझे कि नहीं। तो उससे ये होता है, आपको फास्फोरस ही हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसकी वजह से आसानी से हड्डियां क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं, समझे कि नहीं। तो वो फास्फोरस ये है। तो अंधेरे में चमकने की वजह से इसको स्फुरदीप्ति कह सकते हैं, है कि नहीं, स्फुरदीप्ति भी कह सकते हैं, जो अपने आप चमके। होता क्या है, जैसे ये पूरी लाइट को अपने में अवशोषित कर लेती है, क्या कर लेती है, अवशोषित, और जैसे ही अंधेरा होता है तो उस ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करती है, उस ऊर्जा को क्या करती है, रिफ्लेक्ट, प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, रिफ्लेक्ट। तो हमको अंधेरा में कोई वस्तु क्या लगता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रसोंस दीप्ति, क्या बोलते हैं, रसोंस दीप्ति। समझ में आ गई बात है, इसको बोलते हैं रसोंस दीप्ति। क्लियर हो गया। अब देख लीजिए आगे, कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वायुमंडल में उबलता हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड में सफेद फास्फोरस को अगर घोलिएगा, सफेद फास्फोरस को क्या कर दिएगा, घोलिएगा, तो फॉस्फीन गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है, फॉस्फीन गैस बनाती है। समझ में आई बात है, क्या हमने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वायुमंडल में कैसा, उबलता हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्या लिखेंगे, NaOH में अगर हम सफेद फास्फोरस, क्या चीज, सफेद फास्फोरस को घोलने पर हमको क्या मिल जाएगा, फॉस्फीन गैस बनती है। फॉस्फीन का pH 3, फॉस्फीन ये है क्या चीज, गैस, फॉस्फीन गैस बनती है। आया समझ में। एक काम कीजिए, आप ले लीजिए फास्फोरस, ले लिए, और उबलता हुआ क्या ले लीजिएगा, NaOH, है कि नहीं। और इसका चूंकि घोलिएगा तो जल लेना पड़ेगा, तो जल ले लेते हैं H2O। तो हमको कौन सी गैस निकलेगी, तो हमको गर्म कीजिएगा तो इसमें से निकलेगा फॉस्फीन। क्या निकलेगा, फॉस्फीन। और साथ में Na जो है H2 से संपर्क करके क्या बना देगा,
तो NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फेट क्या बना देगा? सोडियम हाइपोफॉस्फेट। क्या सूत्र होगा उसका? NaH2PO2। समझ में आ गई बात है? NaH2PO2 यानी कि आप देखिए ये तो फॉस्फिन हो गया, ये तो समझ गए। ये देख लीजिए कैसे इसको लिखेंगे, तो Na से क्या हो जाता है? सोडियम, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इसको क्या लिखेगा? हाइपो। समझेंगे नहीं? आई फॉस्फेट है तो फॉस्फेट, सोडियम हाइपो फॉस्फेट बनाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे देखिए इसकी थोड़ी सी बनावट आप देखिए, समझे कि नहीं? हम लोग श्वेत फास्फोरस को बनावट में थोड़ा सा देखेंगे कैसे बनता है ये से। तो देखिए ध्यान से, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। देखिए संरचना इसकी कैसे होगी? समझ में आ रही है ना बात? ये जो भाग है ये उठा हुआ होगा। कैसे होगा? उठा हुआ होगा। इसलिए इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं कि आगे में उठा हुआ रहे, है ना। पिछला जो है ये वाला उजर का जो पीछे में है वो दबा हुआ है, ये जो आगे से ये वाला जो दिख रहे हैं पीला लाइन वो आगे से उठा हुआ है। समझ में आ गई बात है? ये है क्या चीज? सफेद फास्फोरस। क्या है ये? सफेद फास्फोरस। तो यहां पर जो एंगल बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो जो बंद कोण होते हैं केवल 60 डिग्री होने के कारण, कितना डिग्री होने के कारण? 60 डिग्री होने के कारण यहां पर कोणीय तनाव अधिक होता है, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? खींचते रहते हैं, क्योंकि ये आगे की ओर, पीछे की ओर एक दूसरे को क्या रहते हैं? ये खींचे हुए रहते हैं। समझे कि नहीं? और इसीलिए यह क्या होता है? ये बहुत कम अस्थाई होता है और अधिक क्रियाशील होता है। यह क्या होता है? अत्यधिक क्रियाशील होता है। इस बात को लिख दें। देखिए यहां पे बंध कोण केवल कितना डिग्री होने पर? 60 डिग्री। बंध कोण केवल 60 डिग्री होने के कारण 60 डिग्री होने के कारण कोणीय तनाव क्या होता है? अधिक होता है। कोणीय तनाव क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए यह बहुत कम अस्थाई। इसलिए क्या होता है? बहुत कम अस्थाई या अधिक क्रियाशील होता है। समझे कि नहीं? अधिक क्रियाशील होता है। समझ में आई बात है? देखिए अब देख लीजिए, इसमें एक और गुण देख लीजिए। यहां तक हो गया, तो आगे देख लीजिए। अच्छा, अगर इसके बारे में कोई पूछे कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो संरचना इसका देखिए, इसमें फलक, फलक जैसे सतह, एक सतह आगे हो गया, एक सतह एकदम पीछे चला गया, एक सतह इधर हो गया और एक सतह इधर हो गया। कै गो सतह बना? 4 गो। यानी कि चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। अगर इसकी संरचना देखें तो इसकी जो संरचना होती है
चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। समझ में आ गई बात ना? देखिए होता क्या है कि अगर इसको हम लोग वायु में तेजी से जलाएं तो यह क्या बना देगा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, है कि नहीं? बना देगा और सफेद धुआं देता है। कैसा देता है धुआं? सफेद धुआं देता है। समझ में आ गई बात है? तो अब ध्यान से समझिएगा, इसको यहीं पे हम लिख देते हैं इसको, और थोड़ा सा एक के लाइन इसमें आइए, फिर हम दूसरा टॉपिक बढ़ेंगे। यहां पे हम लिख देते हैं अगला में, है ना? अगला में क्या लिखेंगे? वायु में तेजी से, कैसे? तेजी से, वायु में तेजी से जलकर P4O10 क्या दे देता है? P4O10 का सफेद, P4O10 का सफेद धुआं देता है। समझे कि नहीं? सफेद धुआं देता है, सफेद धुआं देता है। समझे कि नहीं? जैसे P4 है और ऑक्सीजन के साथ हम इसको जलाएंगे, जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, तो जैसे ही जलाएंगे तो ये हमको P4O10 दे देगा। क्या दे देगा? P4O10 दे देगा। समझ में आ गई बात है? तो यहां तक आप लोग पढ़ लिए। तो अगर इसके बारे में जानकारी ले लिए तो ये था आपका श्वेत फास्फोरस। ये क्या था? ये श्वेत फास्फोरस। आप देख सकते हैं बढ़िया से, क्या है ये? श्वेत फास्फोरस। अब हम इसके दूसरे अपर रूप की चर्चा कर लेते हैं, यानी कि लाल फास्फोरस की। किस फास्फोरस की? लाल फास्फोरस की। तो अगला में हम लोग देख लेते हैं लाल फास्फोरस। रेड फास्फोरस। समझ में आई बात है? रेड फास्फोरस देखिए ध्यान से, रेड फास्फोरस इसकी जो बनावट होती है तो देखिए कैसी होगी। देखिए इसकी बनावट कैसी होगी। ठीक है? ठीक है ना? आप देख पा रहे होंगे। और ऐसे ही आगे की ओर चूंकि उठा हुआ रहता है, इसको इंगित करने के लिए ऐसे से कर देते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आई बात? तो ये किसकी बनावट है? लाल फास्फोरस की। समझ में आ गई बात ना? किसकी है? लाल फास्फोरस। बनता कैसे है? ध्यान समझिए। आप ले लीजिए श्वेत फास्फोरस। क्या ले लीजिएगा? श्वेत फास्फोरस। इसको क्या कीजिए? अक्रिय वातावरण, वातावरण सक्रिय नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? और करीब करीब इसका टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन। कितना? 573 केल्विन पर क्या करते हैं? गरम। क्या करते हैं? गरम। तो जैसे ही इसको आप गरम कीजिएगा तो यह बदल जाएगा लाल फास्फोरस में। किसमें बदल जाएगा? लाल फास्फोरस में। समझ में आई बात है? तो यानी कि लाल फास्फोरस के बारे में कोई पूछेगा तो आप सीधा जवाब दीजिएगा कि श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन ताप पर अक्रिय वातावरण में गर्म करने पर लाल फास्फोरस बनाता है। समझ में आ गई बात है? अब देखिए इसका कैसा है, सारा चीज देख लीजिए इसके बारे में। तो देखिए इसमें जो चमक होती है तो लोहे की तरह, कैसा? लोहे जैसी, लोहा जैसी धूसर चमक होती है।
लोहा जैसी धूसर चमक होती है। लोहा जैसी कैसी होती है? धूसर चमक होती है। समझ में आ गई बात ना? ये गंधहीन होता है। कैसा होता है? गंधहीन होता है। और विषैला है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अविषैला। विषैला है ये नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? और क्या है भैया? तो ये H2O व CS2 में भी घुलनशील होता है। अरे अघुलनशील होता है, घुलनशील बोल दिया, अघुलनशील होता है, घुलता उलता नहीं है। किसी में H2O व CS2, जैसे वो वाला CS2 में घुल गया था, याद होगा आपको, श्वेत फास्फोरस CS2 में क्या हो गया था? घुल गया था। लेकिन ई न जल में न CS2 में, किसी में नहीं घुलेगा, यानी कि इन दोनों में अघुलनशील होता है। अघुलनशील होते हैं। समझ में आ रहा होगा सब? अब ध्यान से समझिएगा। श्वेत फास्फोरस बहुत अधिक क्रियाशील है, पढ़ाए अभी। आप देखिए हवा के साथ कैसे संपर्क कर लिया और जल गया, P4O10 बना लिया। लेकिन अगर इसकी हम चर्चा करेंगे तो श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील होता है, समझे कि नहीं? और इसके बारे में देखेंगे तो यह बहुलकी होता है, मैंने बहुत ज्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, देखिए ना, है ना? ये क्या रहता है? बहुलकी होता है। ये क्या होता है? बहुलकी होता है, समझे कि नहीं? अर्थात हम कह सकते हैं कि जो P4 की जो कड़ियां होती हैं आपस में जुड़ी रहती हैं। बात बोल सकते हैं कि नहीं? अर्थात जो P4 है उसकी कड़ियां आपस में जुड़ी रहती हैं। आपस में क्या रहती है? जुड़ी रहती है। यहां तक की बात लाल फास्फोरस के बारे में समझ लिए? कोई दिक्कत है? अब हम लोग पढ़ लेते हैं काला फास्फोरस। क्या पढ़ लेते हैं? काला फास्फोरस। अब तीसरा अपर रूप का इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो उसका क्या नाम है? काला फास्फोरस। कोई दिक्कत है? अब हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? काला फास्फोरस के बारे में। काला फास्फोरस क्या है? तो देखिए काला फास्फोरस के बारे में दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं अल्फा काला फास्फोरस, एक को बोलते हैं बीटा काला फास्फोरस। समझ में आ गई बात? है तो याद रखिएगा इसको। क्या है ये? कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा क्या होता है? बीटा काला फास्फोरस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं? अब देख लीजिए। हम लोग इसको बनाते कैसे हैं? तो आप ले लीजिए लाल फास्फोरस। क्या ले लीजिए? लाल फास्फोरस। अभी पढ़े लाल फास्फोरस। तो आप लाल फास्फोरस ले लीजिए, इसको कीजिए क्या चीज है? 803 केल्विन पर। कितना केल्विन पर?
803 केल्विन तापमान लीजिए। अब बंद नली में इसको गर्म कीजिए। कैसे? बंद नली में, बंद नली में क्या कीजिएगा? गर्म कीजिए। समझ में आई बात है? बंद नली में क्या कर दीजिए? गर्म कर दीजिए। तो किसी चीज को अगर गर्म कीजिएगा बंद में, तो उसमें से धुआं निकलेगा और ब्लैक हो जाएगा। लाल कैसा हो जाएगा? ब्लैक। तो क्या बन जाएगा? अल्फा काला फास्फोरस। क्या बन जाएगा? अल्फा काला फास्फोरस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब देख लीजिए, ये जो अल्फा काला जो फास्फोरस है, अल्फा जो काला फास्फोरस है, उसको ऊर्ध्वपातित किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊर्ध्वपातित। है ना? क्या किया जाता है? ऊर्ध्वपातन समझते हैं ना? जैसे किसी भी ठोस को गर्म कीजिए और इतना गर्म कीजिए कि वह द्रव में ना बदले, सीधे किसमें बदल जाए? वाष्प में बदल जाए। या वाष्प को आप ठंडा कीजिए तो वह द्रव में ना बदल कर किसमें बदल जाए? सीधे ठोस में बदल जाए। उसी को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गई बात? यहाँ पे ये सब आपको अपने समझना चाहिए, तो हमको बोलना पड़ता है, इसे नीचे क्लास में। अब देखिए, ऊर्ध्वपातित किया जाता है। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद क्या होता है? तो देखिए, अल्फा काले फास्फोरस के क्रिस्टल जो उसके क्रिस्टल होंगे, जैसे जो बन करके निकलेगा काला फास्फोरस, होगा कैसा? था अपारदर्शी। कैसा होगा? अपारदर्शी, जिसको आर पार देखा नहीं जा सकता है। अपारदर्शी। कैसा? अपारदर्शी। एकनताक्ष। और कैसा होगा? एकनताक्ष। और कैसा होगा? तो एकनताक्ष के अलावा त्रिसमनताक्ष भी हो सकते हैं। कैसा हो सकते हैं? त्रिसमनताक्ष होते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए आगे। अल्फा काला जो फास्फोरस है वो ऑक्सीकृत नहीं होता है। याद रखिएगा, ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीकृत नहीं होता है। समझे कि नहीं? यानी कि इसको ऑक्सीजन से संपर्क कराइएगा तो कोई खास प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। समझे कि नहीं? अब ले लीजिए आप श्वेत फास्फोरस। ये तो लाल फास्फोरस से हम लोग बना लिए अल्फा काला फास्फोरस, लेकिन अल्फा काला फास्फोरस बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा लाल। लेकिन अगर बीटा बनाना पड़ेगा तो आपको लेना पड़ेगा श्वेत। क्या लेना पड़ेगा? श्वेत। आगे समझ में? काला फास्फोरस कैसे बनता है? ऐसे काला फास्फोरस कितना तरह का? दो तरह का, अल्फा और बीटा। तो बीटा बनाना, हमको अगर अल्फा बनाना होगा तो लाल फास्फोरस लेना पड़ेगा, और बीटा बनाना होगा तो श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस को क्या कीजिए आप? श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन ताप पर, और दाब को कर दीजिए उच्च दाब पर। दाब खूब बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? खूब दाब बढ़ा दीजिए। और इसको कर दीजिए गर्म। किसको? श्वेत फास्फोरस को। श्वेत फास्फोरस क्या कर दीजिएगा? गर्म कर दीजिए। तब क्या बना देगा? बीटा काला फास्फोरस बना देगा। बीटा काला फास्फोरस बना देगा। समझ में आ गई बात है? तो बस यही हमको देखना था, अल्फा और बीटा। ये समझ में आ गया? तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस। यानी कि फास्फोरस के कितने अपरूप होते हैं? 3। श्वेत, लाल और ब्लैक फास्फोरस। तीनों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग देख लेंगे फॉस्फीन गैस के बारे में। किसके बारे में देख लेंगे? फॉस्फीन गैस के बारे में। क्लियर हो गया ना? तो अब चलिए हम लोग कहां पे चलेंगे? फॉस्फीन में। किसमें चलेंगे? फॉस्फीन में। तो आइए अब पढ़ लेते हैं
फॉस्फीन। फॉस्फीन बोले तो इसका सूत्र क्या होता है? PH3। क्या होता है? PH3। समझे कि नहीं? अब इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो आपको लेना क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या लेना है? कैल्शियम फॉस्फाइड। और कैल्शियम फॉस्फाइड के को जल में अगर हम लोग डाल दें, किसमें डाल दें? जल में। तो जैसे ही जल में डालिएगा तो फॉस्फीन गैस आपको तैयार हो जाएगा। समझे कि नहीं? किसमें तैयार हो जाएगा? फॉस्फीन में। तो क्या सर खाली जले में डालने पर फॉस्फीन तैयार होता है? नहीं, जल माने जल में तो डालने पर फॉस्फीन बनेगा ही। देखिए अब बताते हैं, कैल्शियम जो फॉस्फाइड है वह गुण रखता है क्षारीय। कैसा गुण रखता है? क्षारीय। समझ में आ रही है बात? काहे क्षारीय है? तो देखिए कैल्शियम जो है यह प्रबल भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रबल भस्म। और फॉस्फाइड जो होगा अम्लीय गुण रखता है तो कमजोर वाला रहेगा। और दोनों जब आपस में प्रतिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फाइड बना देंगे तो पूरा, चूंकि प्रबल यानी कि मजबूत आदमी अगर दुर्बल से लड़ेगा तो वह हो जाएगा मजबूत, जीतेगा मजबूत उसमें। तो इसलिए भस्म उसमें जुड़ जाता है मजबूती के साथ। और अगर उसका हम तनु HCl के साथ, तनु का मतलब समझ ही रहे होंगे कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल ज्यादा हो, तो जब जल डाल करके जल से अभिक्रिया कराए तभी फॉस्फीन बना। और तनु अगर अम्ल से अभिक्रिया कराइएगा तब भी आपको फॉस्फीन गैस मिल जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। तो फॉस्फीन कैसे बनता है? तो आपको लेना पड़ेगा CA3P2। समझे कि नहीं? क्योंकि फॉस्फाइड की संयोजकता 3 होती है इसलिए इसमें 3 डाल दिया है ना। कैल्शियम का 2 होता है इसमें 2 डाल दिया, तो CA3P2। और इसकी अभिक्रिया किससे करा दिए? जल के साथ। किसके साथ करा दिए? जल के साथ। तो जल के साथ जैसे ही करा दीजिएगा तो ये बना दिया क्या चीज? फॉस्फीन। क्या बना दिया? फॉस्फीन। और यहां पर जो Ca है H2O में OH से अभिक्रिया करके CaOH का क्या बना दिया? होल 2। क्या बना दिया? CaOH का होल 2। और इसका कितना अणु हो जाएगा? 3, चूंकि कैल्शियम है 3। समझ में आ गई बात ना? इसको याद कर लिया जाता है। ये हमने क्या ले लिया यहां पर? तो यहां पर ले लिए कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या ले लिए हैं? कैल्शियम फॉस्फाइड। तो कैसे फॉस्फीन बनता है समझ में आया? तो कैल्शियम फॉस्फाइड इसको बोलेंगे। कैल्शियम फॉस्फाइड। अब देखिए ध्यान से, इसी कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर आप HCl, और HCl कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट, यानी कि तनु। डाइल्यूट का मतलब कि जल में घुला हुआ होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में जल होना चाहिए। अगर इसकी अभिक्रिया हम ऐसे करा दें, है कि नहीं, ऐसे करा दें तो सेम चीज निकलेगा 2PH3। इसमें चूंकि Cl है तो यह बना देगा कैल्शियम के साथ में Cl आ जाएगा तो हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्या हो जाएगा? CaCl2। क्लियर हो गया? यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दोनों स्थिति में आप फॉस्फीन गैस की प्राप्ति कर सकते हैं। यही ना फॉस्फीन है, ये हमको मिल गया। ये हमको क्या हो गया? मिल गया। तो ये था हमको फॉस्फीन प्राप्त करने की विधि। लेकिन प्रयोगशाला विधि कैसे काम करेंगे, प्रयोगशाला में फॉस्फीन कैसे बनाएंगे, ये देखना है हम लोगों को। समझ में आ गई बात ना? प्रयोगशाला में फॉस्फीन कैसे बनेगा, तो देखिए प्रयोगशाला विधि देखते हैं। अब क्या देख लेते हैं? प्रयोगशाला विधि। इस प्रश्न आएंगे तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो अब हम लेके चलेंगे प्रयोगशाला विधि। क्या लेके चलेंगे? प्रयोगशाला विधि। तो देखिए प्रयोगशाला विधि में कैसे क्या होगा। आपको लेना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में। समझ में आई बात? है ना? कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में क्या करेंगे हम लोग? श्वेत फास्फोरस। क्या चीज ले लेंगे? श्वेत फास्फोरस। और क्या ले लेंगे? तो यहां पर आपको लेना होगा सांद्र NaOH का विलयन। क्या लेंगे? सांद्र NaOH का विलयन।
सांद्र NaOH का विलयन, समझ में आई बात है। सांद्र NaOH का विलयन को गर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, गर्म करते हैं। सांद्र NaOH के विलयन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो PH3 मिल जाता है। तो PH3 का मतलब फॉस्फेन, PH3 का मतलब क्या चीज, फॉस्फेन। मिल जाता है, क्लियर हो गया। तब हम लोग क्या चीज मिल जाता है, फॉस्फेन मिल जाता है। अब इसको रिएक्शन में हम बदल देते हैं, तो आपको क्या लेना है, श्वेत फास्फोरस यानी कि P4, क्या ले लिए, P4। अब क्या ले लेंगे, NaOH, 3 गो अणु ले लेंगे NaOH का, समझे कि नहीं। और क्या ले लेंगे, तो जलीय विलयन में घोलते हैं, नहीं लिखा हुआ है NaOH का विलयन, तो विलयन लीजिएगा तो भैया जल भी रहेगा उसमें, तो उसमें जल ले लीजिए। तो जल में हम लोग क्या ले लेंगे, H2O। और इसको क्या कीजिएगा, अब गर्म कीजिएगा, क्या कीजिएगा, गर्म। तो गर्म कर दीजिए, तो हमको क्या बन जाएगा, PH3 यानी कि फॉस्फेन, क्या बन जाएगा, फॉस्फेन। और साथ में जी सब ई सब है, क्या करेगा, तो ये बना देगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, समझे कि नहीं, क्या बना देगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड यानी कि NaH2PO3, आ गया समझ में। यानी कि हमको बना देगा NaH2PO3 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। और हमको जो निकालना था ये निकल गया, हमको PH3 बनाना था, हमको PH3 क्या हो गया, बन गया, आ गया समझ में। तो ये था प्रयोगशाला विधि, कैसा विधि था, प्रयोगशाला विधि, समझे कि नहीं। लेकिन इसमें जो बनेगा तो कुछ अशुद्धियां भी रहेंगी, क्या रहेंगी, अशुद्धियां। अशुद्धियां के तौर पर क्या रहेगा, तो देखिए ध्यान से, इसमें अशुद्धियों के तौर पर है ना, जैसे P2H4, क्या, P2H4 या P4, या क्या चीज, P4, कि कुछ अशुद्धियों के कारण कुछ अशुद्धियों के कारण यह कैसा हो जाता है, क्योंकि फास्फोरस है ना उसमें विद्यमान रहता है तो जलने लगता है, क्या हो जाता है, जलने लगता है। तो ये जो PH3 जो है इसमें ये अशुद्धि मिल जाता है फास्फोरस का, ये जैसे ही मिलेगा इसकी वजह से यह ज्वलनशील हो जाती है, क्या हो जाती है, ज्वलनशील। तो इसका या इसका कुछ अशुद्धियों के कारण यह क्या हो जाती है, ज्वलनशील होती है, यह ज्वलनशील होती है। यह कैसी होती हैं, ज्वलनशील होती है, यह कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। तब अशुद्धियों को दूर करना होगा ना, तो अशुद्धियों को कैसे दूर कीजिएगा, ध्यान समझिए, कैसे दूर होगा। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए, समझ में आ रही है बात ना, अशुद्धियों को दूर करने के लिए, है ना, ये सब जो अशुद्धि आया उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए PH3 को पहले, फॉस्फीन को पहले हाइड्रोजन आयोडाइड, किसमें, हाइड्रोजन आयोडाइड में घोलते हैं, क्या करते हैं, घोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड में क्या करते हैं, घोलते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे है ना फॉस्फोनियम आयोडाइड बनता है, क्या बनता है, फॉस्फोनियम आयोडाइड, जिससे PH4I का हम नाम भी बगल में लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसका नाम क्या है, फॉस्फोनियम आयोडाइड,
फास्फोनियम आयोडाइड बन जाता है। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाता है। क्लियर हो गए? बन जाता है। अब देखिए अब क्या करता है, ये बन गया तो जो क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, किससे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया जब कराएंगे तब pH3 अलग हो जाएगा। समझे कि नहीं? तब बन जाता है जो KOH से, जो किससे? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या करके? क्रिया करके। क्या करके? क्रिया करके, है ना? जो KOH से क्रिया करके क्या बनाता है? pH3 को अलग कर देता है। pH3 को यानी कि फॉस्फीन को अलग कर देता है। pH3 को क्या कर देता है? अलग कर देता है। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा इसका रिएक्शन हम लिखते हैं, ठीक है ना? अब इसका थोड़ा सा हम रिएक्शन लिखते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, तो अभी आपने क्या देख लिया? pH3 था, इसमें अशुद्धि मिला तो हम हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराए। क्या करा दिए? हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया, तो हमको बन गया PH4I। देखिए क्या बन गया? PH4I। कहीं लिखे नहीं है? देखिए क्या बन गया? PH4I। अब हमने क्या किया? PH4I को लिया। अब किसको लिया? PH4I। इसको किसके साथ मिला दिया? KOH के साथ। किसके साथ मिला दिया? KOH के साथ। तो हमारा pH3 क्या हो गया? अलग। pH3 क्या हो गया? अलग, क्योंकि pH3 में टूट जाता है, H2O में टूट जाता है, और pH3 में टूटा, H2O में टूटा, और K और I एकदम अलग हो गया, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड क्या हो गया? एकदम अलग। और यहाँ पे शुद्ध क्या बच गया? फॉस्फेन। यहाँ पे शुद्ध क्या बच गया? फॉस्फेन। क्लियर हो गया? यहाँ पर शुद्ध हमारा क्या बच गया? फॉस्फेन। समझ में आई बात है? तो ये था आपका क्या चीज? रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ये था आपका क्या चीज? रिएक्शन। तो ये आपने पूरा पढ़ लिया क्या चीज के बारे में? फॉस्फीन के बारे में। तो अब इसका हम लोग देख लेते हैं भौतिक गुण के बारे में, है ना? कुछ भौतिक गुण भी पढ़ लेते हैं, रासायनिक गुण भी पढ़ लेते हैं, और इसका उपयोग भी पढ़ लेते हैं। समझे कि नहीं? तो ये पूरा टॉपिक फास्फोरस का क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात है? तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज के बारे में? भौतिक गुण के बारे में, फॉस्फेन का भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या है सो समझ लीजिए। तो यह रंगहीन है, कोई रंग नहीं है। यह रंगहीन है। इसमें जो गंध आता है, रंगहीन है लेकिन गंध है इसमें। रंग नहीं है लेकिन गंध है। गंध कैसा है? तो सड़ी मछली के समान गंध वाली विषैली गैस है। समझे कि नहीं? तो यह रंगहीन, कैसा है? सड़ी मछली के समान। सड़ी मछली के समान गंध वाली विषैली गैस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा भौतिक गुण देखिए। इसका दूसरा भौतिक गुण क्या है? तो आप ले लीजिएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3, या क्लोरीन गैस ले लीजिए, या जो है से आपको लेना होगा ब्रोमाइड, जैसे ऑक्सीकार्बोन, है ना? किसका किसका? इस तरह से ऑक्सीकार्बोन के संपर्क में आकर के संपर्क में आकर, कौन? मैंने pH3, है ना? इससे अगर संपर्क करेगा तो आकर क्या हो जाता है? विस्फोट कर जाता है। क्या कर जाता है? विस्फोटित हो जाता है ना? आकर क्या हो जाता है? विस्फोटित हो जाता है।
विस्फोटित हो जाता है। तीसरा इसका भौतिक गुण देखिए, जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है, बहुत ज्यादा घुलनशील ही नहीं है। जल में आंशिक रूप से घुलनशील होता है, घुलनशील होता है आंशिक रूप से, बहुत ज्यादा नहीं घुलेगा। ये समझ में आ गई ना बात है। तो यही 3 गो इसका भौतिक गुण जानिए। क्या गो भौतिक गुण जानिएगा? 3 गो। समझ में आ गई बात है। और 3 गो हम रासायनिकों गुण पढ़ाएंगे। क्या गो? रासायनिक गुण। अब देख लीजिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण समझिए। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण भाई विघटन करवाते हैं हम, कि pH3 को तोड़ते हैं, विघटित करवाते हैं। क्या करवाते हैं? विघटन। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, समझे? तो तोड़िए इसको। तो pH3 को जलीय विलयन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? जलीय विलयन। तो यहां ले लीजिए pH3, कैसा होगा ये? जलीय विलयन के तौर पर होगा, जल में माने घुला हुआ होगा। ये समझ में आ गई बात? जल में क्या रहेगा? घुला हुआ। हम बल्कि लिख देते हैं यहाँ पे, यह H2O में क्या हो गया? घुला हुआ है। समझे कि नहीं? और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश डालिए। क्या डालिए? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट डालिए। ठीक है ना? तो जैसे ही इसको सनलाइट दीजिएगा तो फास्फोरस अलगे हो जाएगा, हाइड्रोजन अलगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अलगे और फास्फोरस अलगे। समझे कि नहीं? इसको बैलेंस करिए तो इधर 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। समझ में आ गई बात है? तो यह क्या हुआ? जलीय विलयन अगर इसका बना करके तोड़ेंगे तो ये जो फास्फोरस यहाँ पर बनेगा वो कैसा फास्फोरस होगा? तो लाल। यहाँ पर कैसा फास्फोरस आया? लाल फास्फोरस। पूछा जा सकता है ना यहाँ पर कैसा फास्फोरस होगा? तो लाल फास्फोरस। तो इसका विघटन करने पर जब भी आप pH3 यानी कि फॉस्फीन का विघटन कीजिएगा तो आपको लाल फास्फोरस मिलेगा। कौन सा फास्फोरस मिलेगा? लाल फास्फोरस मिलेगा। क्लियर हो गया? दूसरा, ये तो था पहला। अब इसका दूसरा रासायनिक गुण देखेंगे। दूसरा रासायनिक गुण, अगर ये pH3 कॉपर सल्फेट के साथ या सिल्वर क्लोराइड के अति है ना, पारा क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? समझ में आ गई बात है? तो अब हम लोग देख लेंगे क्या चीज? CuSO4 वह HgCl2। क्या चीज? HgCl2 से इसकी क्रिया कराते हैं। इन दोनों से क्रिया करा करके देखते हैं। इन दोनों से क्रिया करा करके देखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए यहां है CuSO4 और यहां पे हम ले लेते हैं फॉस्फेन। क्या ले लेते हैं? फॉस्फेन। तो क्या बना देगा? देखिए इसका Cu इसका P एक जगह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये बना देगा Cu3P2। क्या बना देगा? Cu3P2, है ना, यानी कि कॉपर का फॉस्फाइड बना देगा। क्या बना देगा? कॉपर फॉस्फाइड। और H2SO4 एक साथ मिलकर के क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट। क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट। जैसे इसका प्लस ही हो गया, ई माइनस ई प्लस, इसका प्लस हो इसका माइनस के साथ संपर्क करेगा तो क्या बना देगा? तो बना देगा H2SO4। क्या बना देगा? H2SO4। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पे कॉपर 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए। समझे कि नहीं? और H2SO4 जो है इधर बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा? 3 लगा दीजिएगा और pH3 में 2 लगा दीजिए। ये बैलेंस कर लीजिएगा अभी अपने से, सिखेबे कि कैसे बैलेंस किया जाता है। समझे कि नहीं? तो इसको कर दीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से HgCl2 के साथ करेगा तो क्या बना देगा? तो 3HgCl2 हम पहले ही लिख देते हैं। और यहाँ पे 2pH3 यानी कि फॉस्फीन से जब करेगा तो सेम चीज बनाएगा, जो रहेगा वही बना देगा। इसमें Cu था, इसमें Hg कर दीजिए तो Hg3P2 और यहाँ क्या बना देगा? HCl, 6 HCl इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर यह कॉपर सल्फेट और पारा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऐसा बनाएगा। कौन? pH3।
समझ में आ गया बात है। अब चूंकि इसका गुण होता है PH3 का क्षारीय, तो अब इसको अम्ल से अभिक्रिया कराना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है, समझे कि नहीं। तो इसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा के देखते हैं, अम्ल के साथ। तो चलिए इसको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ऐसे करा लेते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा हम पॉइंट यहां पे बना देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बना देते हैं, तीसरा पॉइंट बना देते हैं अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। अच्छा, कोई पूछेगा कि अम्लों से ये क्रिया काहे लिखे, ये अम्ले से काहे करेगा, तो चूंकि इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो हम लिख देते हैं कि यह कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति जब भी रहेगा तो वो अम्ले से ना अभिक्रिया करेगा। क्षारीय प्रकृति होने के चलते यह किससे अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। तो PH3 क्या है, एक क्षार है, और क्षारीय प्रकृति है तो हम बार बार लिख देते हैं, क्षार लिख देते हैं, कोई दिक्कत है। PH3 क्या है, क्षार है, तो हम ले लेते हैं अम्ल, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले लेते हैं। अरे भैया जिसके आगे H लगा हुआ है वो अम्ल है, तो HBr ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, HCl अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, HNO3 अम्ल है, तो HBr क्या है, अम्ल है, समझे कि नहीं। तो ये क्या ले लिए हम, अम्ल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, तो ये बना देगा आपको PH4Br। क्या बना दिया, PH4Br, जिसको हम लोग कहते हैं है ना, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। PH3 फॉस्फीन, लेकिन जहां जहां PH4 रहेगा उसको पढ़िएगा फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। क्या बना दिया, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। यह हो गया क्या चीज, लवण। क्या हो गया ये, लवण। इसको क्या पढ़ेंगे, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। समझ में आ गया बात है। तो ये क्या बन जाएगा, ये लवण हो गया। तो अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, तो जब ये आपस में अभिक्रिया के अच्छा तो क्या बना दिया, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बना दिया। समझ में आ गया बात। तो इसका ये 3 गो रासायनिक गुण और 3 गो भौतिक गुण आपके यहाँ पर पड़ा हुआ है, समझे कि नहीं। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं उपयोग के बारे में। अब इसका क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग, कि आखिर इसका उपयोग फॉस्फिन का, फास्फोरस का कहाँ कहाँ होता है, इसको समझने के लिए। समझ में आई बात है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका हम लोग उपयोग। अब क्या पढ़ लेते हैं, उपयोग। उपयोग में देखिए सबसे पहला उपयोग इसका क्या होता है, तो होम्ज सिग्नल में। अब आपको यहां पे हम लिख रहे हैं होम्ज सिग्नल, और शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि होम्ज सिग्नल क्या है। समझ में आ रहा है क्या, बोलिए। नहीं आ रहा समझ में, तो वो जोर से बोलिए। समझने वाला चीज नहीं आ रहा तो जोर से बोलिए, सब नहीं समझ में आ रहा। देखिए आप पानी वाला जहाज में नेवी भी ज्वाइन कीजिएगा, या पानी वाला जहाज में जो भी हमारे रहते हैं वहां पे, तो वह जहाज कहां पर है कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि कोई जहाज किसी जहाज को खोज रहा, पता नहीं चल रहा, तो कैसे खोजेगा लोग। तो होता क्या है कि वहां पे कैल्शियम कार्बाइड का, इसका कैल्शियम कार्बाइड का, या कैल्शियम फॉस्फाइड का, किसका, कैल्शियम फॉस्फाइड का बर्तन होता है। क्या होता है, बर्तन, मैंने वैसा बर्तन होता है जिसमें फास्फोरस हो, समझे कि नहीं, और नहीं हो तो कैल्शियम कार्बाइड कम से कम हो। तो उस बर्तन को ले लीजिए और उसमें छेद कर दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, छेद कर दीजिए, और समुद्र में फेंक दीजिए। समुद्र में क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए। तो समुद्रवा में जैसे फेंकेगा तो समुद्र में तो पानी है, तो पानी जैसे ही फॉस्फाइड के साथ कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ संपर्क में आएगा, उसमें आग लग जाएगा। उसमें क्या लग जाएगा, आग। उसमें क्या लग जाएगा, आग। और आग लगने के बाद उसमें धुआं देना शुरू हो जाएगा। क्या देना शुरू हो जाएगा, धुआं, समझे कि नहीं। और धुआं जब उठेगा तो दूर से दिखाई देगा, चूंकि चमकता भी है वो, तो दूर से दिखाई देगा कि वो जहाज वहां है, चूंकि वहां से धुआं उठाया गया है। तो उसी को बोलते हैं होम्ज सिग्नल। उसी को क्या बोलते हैं, होम्ज सिग्नल, समझे कि नहीं। अब समझ में आ गया बात है। तो हम इसको लिख दे, क्या है होम्ज सिग्नल का उपयोग, पूरा बढ़िया से लिख देते हैं। और क्या, होम्ज सिग्नल। और तीनों को हम उपयोग पढ़ाएंगे, भौतिक गुण भी 3, रासायनिक गुण भी 3, और उपयोग भी 3 को पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं। समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, खूब बढ़िया से आप लोगों को पढ़ाई हो रही है। देखिए ध्यान से क्या करना है, देखिए आप कैल्शियम कार्बाइड, अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो
आप CA3P2 ले लीजिए, कैल्शियम फॉस्फाइड का बर्तन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? बर्तन। उस बर्तन में क्या कर दीजिए? छेद करके, उस बर्तन में क्या कर दीजिए? छेद कर समुद्र में फेंक देने से, समुद्र में फेंक देने से उसमें आग लग जाती है, उसमें आग लग जाती है, जिससे धुआं उत्पन्न होता है, धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है ना? जिससे क्या होता है? धुआं उत्पन्न होता है। समझे कि नहीं? जिससे पता चलता है, जिससे पता चलता है कि कोई जहाज कहां है। आ गया समझ में? कोई जहाज कहां है इस बात का पता चल जाता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है? कोई जहाज कहां है इस बात का पता चल जाता है। पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए। दूसरा उपयोग इसको कहां करते हैं? तो अभी तो बताया कि धुआं उठाने में, धूमपट बनाने में। क्या बनाने में? धूमपट बनाने में। धूमपट बनाने में। समझ में आ गई बात ना? और तीसरा जो इसका उपयोग है भैया, धातु के फॉस्फाइड बनाने में। किसका बनाने में? धातु फॉस्फाइडों के निर्माण में। धातु फॉस्फाइडों के निर्माण में। अब समझ में आ गई बात आप लोगों को? धातु फॉस्फाइडों के निर्माण में। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही रहने दीजिए। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम समाप्त कर दिए। समझे कि नहीं? अब आगे भी और पढ़ाना है, अभी बहुत सारा चीज पढ़ाना है। रोज एक ही दिन में पूरा नहीं कर देना है ना? धीरे धीरे करके बढ़ते जाना है। और ये हम लोगों का कितना वीडियो हो जाएगा? लगभग 8वां हो जाएगा। ये 8वां पार्ट जा रहा है। समझे कि नहीं? ये कितना पार्ट जा रहा है? 8वां। लगभग आज भी हम लोगों का 1 घंटे का वीडियो हो रहा है। कितना देर का क्लास हो रहा है? 1 घंटे का। तो आपने बढ़िया से सीखा, इसके लिए धन्यवाद। और जो भी लोग अब्सेंट हैं वो आप लोग अब्सेंट मत रहिए, ताकि अब्सेंट लाइव क्लास होता है। समझे कि नहीं? इसमें कैसे बताते हैं, कैसे क्या करते हैं, आप सामने से देखते हैं, है कि नहीं? कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, एकदम सामने से पढ़िए, सामने से देखिए, सामने से सारा चीज समझिए। नहीं आने पर आप लोग पूछिए। क्लियर हो गए? चलिए अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।